सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरे आंगन में शहनाई गूंज रही थी, मेरे कानों में आवाज़ गूंज रही थी, मेरे हाथों पर मेहंदी लगी हुई थी। मेरे आसपास मेरे भाई बहन कजन, मेरे सारे रिश्तेदार सब झूम रहे थे, नाच रहे थे। मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरे चाचा चाची सब खुश नज़र आ रहे थे। मेरे रिश्तेदार जो शादी में आए थे वे खाना खाकर बड़े लुत्फ उठा रहे थे। हर तरफ खुशी थी। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मेरी शादी मेरे पसंद के आदमी से करवाई जा रही थी। वह शहर में रहता था जबकि मैं गांव में ही थी। वह भी इसी गांव का था। हम बचपन में एक साथ खेलते थे, एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते थे। वह शहर चला गया और अब वो वहाँ से कामयाब होकर लौटा था। उसने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा घर भी बना लिया था। उसकी तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी। यही वजह थी मेरे घर वालों ने हमारी मोहब्बत को भी कबूल कर लिया था, क्योंकि मैं जिससे मोहब्बत करती थी वह कोई गया गुजरा तो था नहीं। वह बहुत अच्छा इंसान था और उस पूरे गांव में सबसे ज़्यादा काबिल लड़का था। कोई भी लड़की उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती। मेरे माँ बाप भी खुश थे। उन्होंने कहा कि हमारी बेटी ने जिसको पसंद किया है बेशक वो पसंद करने के काबिल है। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मुझे मेरी पसंद से शादी करने का मौका मिल रहा था। मेरे माँ बाप भी बहुत खुश थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद ऐसा हुआ जैसे मेरी खुशियों की आग लग गई हो। मेरे नसीब चिल्लाने लगे थे और सब कुछ खत्म हो रहा था जब ये खबर मेरे कानों में पड़ी। मेरे दूल्हे का एक्सीडेंट हो गया है और बारात रास्ते में ही हादसे का शिकार हो गया है। कुछ लोग बच गए हैं, लेकिन मेरा दूल्हा यानी मेरे होने वाला पति वहीं पर दम तोड़ दिया है, इस दुनिया से जा चुका है। और मैं बेहोश हो गई थी और मैं होश में ना रही क्योंकि ये दर्द मेरी बर्दाश्त से बाहर था। मैं एक हफ्ते तक बेहोश रही। डॉक्टर का कहना था मैं कोमा में चली गई हूँ, लेकिन एक हफ्ते बाद मुझे होश आया। मेरे लिए अभी अभी वह दर्द ताज़ा था। मैं बहुत रोई, बहुत तड़पी। मुझे सब लोगों ने संभाला। उन्होंने कहा कि तुम्हारी शादी तो नहीं हुई थी, वरना तुम उसकी बीवी कहलाती। तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए। इस बात पर मैं बुरी तरह चिल्लाने लगी। मुझे शुक्र अदा करना चाहिए कि मेरा होने वाला पति शादी वाले दिन ही मर गया है। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं बुरी तरह से चिल्ला रही थी। कोई भी मेरे पास नहीं आता था तो ना सिर्फ उस पर मैं चिल्लाती बल्कि हाथ उठाने की कोशिश करती थी। गांव की औरतों ने कहा शुरू कर दिया कि उसके ऊपर बदकिस्मती का साया पड़ गया है। ये लड़की तो पागल हो गई है। अगर जल्दी ही उसकी शादी नहीं करवाई तो ये बिल्कुल पागल हो जाएगी और उसे चरपाई से बांध के रखने की ज़रूरत पड़ जाएगी। हमारा गांव बहुत ही ज़्यादा भेदभाव और अंधविश्वास से भरा हुआ था। मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती थी। जिस आदमी से मैं मोहब्बत करती थी उसका नाम अशरफ था। वह कहता था कि तुम किसी बात की फ़िक्र मत करो। कहता था कि ये गांव बिल्कुल भी रहने के काबिल नहीं है, यहाँ पर लोग अच्छे नहीं हैं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए घर बनवाऊँगा और तुम मेरे साथ रहोगी। हम कुछ साल बाद ये घर बेच देंगे, क्योंकि मेरी माँ ये नहीं चाहती थी कि मैं गांव को छोड़कर जाऊं। लेकिन जब मेरी माँ इस दुनिया से चली जाएगी तो हम ये घर बेचकर शहर में चले जाएंगे। तुम्हें हमेशा यहाँ पर नहीं रहना पड़ेगा। इस गांव के लोग बिल्कुल ही जाहिल और अजीबोगरीब तरह के रस्मों रिवाज पर यकीन रखते थे। मेरी अपनी माँ, मेरे सारे रिश्तेदार और गाँव की औरतों का कहना था मैं बहुत ही बदकिस्मत हूँ और अब जो मेरे पास से जाएगा उस पर भी मेरी बदकिस्मती का साया पड़ जाएगा। मेरी माँ तो मेरी बहनों को भी मुझसे छुपा कर रखती थी। ये देख कर तो दिल खून के आंसू रो रहा था। अपने ही घर में दम घुटने लगा था। समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। हर औरत यही कहती थी कि उसकी शादी करवा दी जाए, लेकिन एक ऐसी औरत जिसको पहले ही लोग बदकिस्मत कह रहे थे, उसके साथ भला शादी कौन करेगा? वह भी उस गांव में। तब मेरे लिए एक रिश्ता आया। मेरे लिए जिस आदमी का रिश्ता आया था वह मुझसे उम्र में बहुत ही छोटा था। उसकी उम्र तो शायद 14-15 साल की थी, लेकिन उसके घर वाले मेरा रिश्ता लेने को तैयार थे। मेरी माँ ने ये नहीं सोचा वे लोग क्यों रिश्ता करने के लिए तैयार हैं, जबकि मुझसे तो कोई बात करने को भी राजी नहीं है। मेरी माँ ने कहा तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, वह भी कुंवारे लड़के का। अरे तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए, नहीं तो ऐसे रिश्ते कहाँ आते हैं। और वे लोग कोई गए गुजरे भी नहीं हैं, काफ़ी अमीर हैं, जमींदार हैं। उनके घर में तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम यहाँ से चली जाओगी तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। मेरी माँ शायद यही कहना चाहती थी कि तुम अपनी बदकिस्मती और मनहूसियत लेकर यहाँ से चली जाओ,
ताकि तुम्हारी बहनों पर तुम्हारा साया ना पड़े। मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा था, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। जब अपने ही घर में पराये हो गई थी, मैंने उसे रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। सोचा कि शादी की पहली रात जहर खाकर खुदकुशी कर लूँगी। अगर घर वाले इसी बात पर खुश हो जाएंगे, उन्होंने शादी करके फ़र्ज पूरा कर दिया और मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी और अपने शहजादे के पास पहुंच जाऊंगी। उनको भी निजात मिल जाएगी और मुझे भी। सब खुश हो जाएंगे। मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं शादी करने को तैयार हूँ, आप शादी करवा दे। उस लड़के का नाम अरसलान था। मैंने उसे देखा नहीं, उसकी माँ ही आई थी और वह बहुत ज़्यादा खुश थी। वह तो मेरे पास ही बैठी थी और उसने एक बार भी ये नहीं कहा जो तुम्हारे साथ हुआ था बहुत बुरा हुआ। क्यों, जो तुम्हारे साथ हुआ वो किस तरह हुआ, या तुम बदकिस्मत हो या खुशकिस्मत हो, उसने इस तरह की कोई भी बात नहीं की। वह मेरे साथ इसी तरह पेश आ रही थी जैसे मुझसे अपने बेटे की शादी करवा कर वो बहुत ज़्यादा खुश है और उसे किसी बात से कोई समस्या नहीं है। मेरे ऊपर क्या गुजरी थी वह नहीं जानती थी। मेरे दिल में अभी भी जख्म ताज़ा था। मुझे दिन रात अपने शहजादे की याद आती थी। वो मेरे ख्वाबों में आता था। मुझे ख्वाबों में आता तो यही कहता था कि तुम हमेशा खुश रहो। मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, लेकिन मैं कैसे खुश रह सकती थी। मेरी खुशी तो वही था और मेरी खुशियाँ अपने साथ लेकर जा चुका था। अब दुनिया की कोई भी चीज़ और कोई भी आदमी मुझे खुश नहीं कर सकता था। और मैं तो वैसे भी खुदकुशी करने का इरादा कर चुकी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं शादी के रात ही जहर पी लूँगी। यहाँ तक कि मैंने जहर भी लेकर अपने पास रख लिया था। मेरे माँ बाप ने फिर से मुझे तैयार किया, फिर से सजाया। आज फिर मेरे घर में मेहमान आए थे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं। फिर से मेरी शादी हो रही थी और मैं दुल्हन भी बनी थी, क्योंकि मेरी सास का कहना था कि उसे अच्छे से दुल्हन बनाया जाए, सारे रस्म पूरे किए जाएं। आज मैं फिर से दुल्हन बनी बैठी थी, लेकिन आज मेरी आंखें पत्थर की हो चुकी थी। मेरे चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। मेरे हाथ पाँव अभी से कांप रहे थे, क्योंकि मैं इस दुनिया से जाने वाली थी। ये मेरी इस दुनिया की आखिरी दिन और आखिरी रात थी। मैं आखिरी दफ़ा अपने माँ बाप, अपनी बहनों को देख रही थी। वो मुझे जो भी समझते थे, लेकिन मैं तो उनसे मोहब्बत करती थी। मेरे लिए तो वही मेरा सब कुछ थे। मैंने अपने होने वाले पति को देखा तो वह बिल्कुल बच्चा सा लगता था। मैं समझ गई ये बिना वजह का आदमी है और मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकता। ना मुझे रोक सकता है, ना कोई ज़बरदस्ती करके मुझे अपने घर बिठा सकता है, ना ही मुझ पर कोई पाबंदी लगा सकता है। अगर मैं ज़िंदा रहने का फ़ैसला करती तो शायद ज़िंदगी को अपने हिसाब से जी सकती थी। उसकी क्या मजाल थी कि मेरे सामने ऊंची आवाज़ में बात करता। ये तो बिल्कुल बच्चा था। लेकिन बात यहाँ पर यही थी कि मैं ज़िंदा रहना ही नहीं चाहती थी। मम्मी ने कहा कि रस्म होने में कुछ टाइम था, वह देर हो रही थी। पता नहीं देर किस वजह से हो रही थी। जब उसी टाइम मेरे पास एक औरत आकर बैठ गई। मैं जानती थी कि मेरे पति के खानदान के तरफ से है। उसने कहा कि तुम कहाँ फंस गई हो, किसने तुम्हारा रिश्ता करवा दिया उनके साथ। अभी भी टाइम है, तुम भाग जाओ यहाँ से, मना कर दो शादी करने से। मैंने कहा आप कैसी बातें कर रही हो। उन्होंने कहा कि तुम कितनी खूबसूरत हो, जवान हो, और तुम किसके साथ शादी कर रही हो, तुमने देखा नहीं क्या, ये तुम्हारे काबिल है। मैंने कहा ये तो नसीब की बात है, मेरे माँ बाप मेरी शादी करवा रहे हैं और आपको पता ही है कि मेरे साथ क्या हुआ है। उसने कहा हाँ मैंने सुना था, लेकिन उसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है, अभी जो तुम्हारे साथ होगा वह बहुत बुरा होगा। उस लड़के की पहले भी शादी हो चुकी है। जब उसने ये कहा तो मैं काफ़ी हैरान हुई। मैंने कहा अच्छा। कहने लगी हाँ, उसकी पहले भी एक शादी हुई थी। मैंने कहा पर ये तो देखने में बिल्कुल छोटा सा लगता है। उसने कहा कि हाँ, उस टाइम भी उसकी उम्र कम थी, पर जब उसकी शादी हुई उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश थी। ये अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करती है, अपने बेटे के पीछे बिल्कुल पागल है। कोई उसके बेटे को ज़रा सा कुछ कह दे तो ये तो उसकी जान लेने को आ जाती है। उसके बेटे ने ही उस लड़की को पसंद किया था और कहा था मैंने शादी करनी है, तो उसकी माँ ने फ़ौरन शादी करवा दी। ये भी ना सोचा कि उसकी उम्र कम है। लेकिन पता है यहाँ तक तो सब ठीक है, पर उसके बाद क्या हुआ वह तुम नहीं जानती होगी। उसके बाद ये हुआ, जैसे ही रात हुई तो उसकी बीवी कमरे से चीखें मारती हुई बाहर निकली और सुबह अस्पताल पहुंच गई। अस्पताल जाकर उसकी आंख खुली थी। मैंने कहा क्या मतलब,
क्या हुआ था उसके साथ? उस औरत ने कहा, ये तो किसी को भी नहीं पता उसके साथ क्या हुआ था। ये तो उस लड़के को और उस लड़की के माँ को ही पता होगा, लेकिन उसने आज तक किसी को नहीं बताया। उसके बाद उस लड़की ने उस लड़के से डिवोर्स लेने के लिए कहा, तो वह लड़का डिवोर्स देने के लिए भी राजी नहीं था। कहते हैं कि हम तलाक नहीं देंगे, लेकिन वह लोग भी अच्छे खाते पीते घर से थे। उन्होंने तलाक ले ली और वह लड़की हमेशा के लिए चली गई। उसके बाद से उसकी 1 साल तक शादी नहीं हुई। अब हमें अचानक से यही बताया कि उसकी शादी है। हम लोग तो हैरान थे कि उससे कौन दोबारा फंस गया है। उन लोगों के साथ मुझे पता है कि मैं यहाँ पर बैठी हूँ, तुम्हारी शादी हो रही है, तुम दुल्हन बनी बैठी हो, तुम यहाँ से उठकर नहीं जा सकती हो। तुम्हारे लिए ये सब कुछ बहुत मुश्किल है। मेरा यकीन करो कि अगर अभी तुमने ये कदम उठा लिया तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत से बच जाओगी, नहीं तो तुम्हारे साथ भी वही सब कुछ होगा। वह औरत ठीक कह रही थी। मेरे लिए यहाँ से उठकर भागना बहुत मुश्किल था। मैं नहीं भाग सकती थी और शायद जो कह रही थी वह सब कुछ ठीक था और मेरे साथ भी कुछ बुरा हो सकता था। लेकिन असल बात तो ये थी, मैं उन सारी बातों के बारे में तब फिक्र करती जब मुझे ज़िंदा रहना होता। मैं तो ज़िंदा रहने वाली नहीं थी, मैंने तो खुदकुशी कर लेनी थी, तो फिर मुझे किस बात से क्या फ़र्क पड़ता था। इसलिए मैंने उसे कहा, आप फिक्र ना करो, कुछ नहीं होगा। मैं उसे यहाँ तो नहीं कह सकती थी कि आप फिक्र ना करें, मैं तो वैसे ही मर जाना है, इसलिए मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने कहा कि मैं सब कुछ संभाल लूँगी। उसने कहा कि तुम समझ नहीं रही हो, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। वह मेरे लिए बहुत फिक्रमंद लग रही थी। ऐसे कोई किसी गैर के लिए तभी फिक्रमंद होता है जब बात ज़रूरत से ज़्यादा ही बड़ी होती है, लेकिन उसे ज़्यादा बात करने का मौका न मिला। और मेरी नई होने वाली सास वहाँ पर आ बैठी और कहने लगी, क्या बातें कर रही हो मेरी बहू से? उसने कहा कि उसकी तारीफ़ कर रही थी, कितनी खूबसूरत बच्ची है। मेरी सास ने कहा, हाँ, इतनी ज़्यादा खूबसूरत बहू तो किसी की भी नहीं है। तुमने अपनी बहू की शक्ल देखी है? एक बच्चा पैदा नहीं किया, तुम्हारे बेटे की बीवी कम और माँ ज़्यादा लगती है। इस बात पर मेरी सास बुरी तरह हंसने लगी और मुझे भी अंदाज़ा हो गया कि मेरी सास किस तरह की औरत हैं। थोड़ी देर के बाद निकाह की रस्म हो गई और अब बाकी की रस्में हो रही थी। मेरे पति को बिल्कुल मेरे सामने ही बिठाया गया था। वह मुझे अभी सही नज़रों से देख रहा था। उसकी नज़र बहुत ज़्यादा अजीब थी। मैं नज़रें झुकाकर बैठी थी। थोड़ी देर के बाद उसने अपनी माँ को बुलाया और उसके कान में कोई बात कही। उसकी माँ ने नामे सिर हिलाया कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वह जिद करने लगा। थोड़ी देर के बाद मेरी माँ के पास मेरी सास खड़ी थी और वह भी आपस में कोई बात कर रही थी। मेरी माँ ने कहा, देखें, हमारी बेटी के साथ पहले एक हादसा हो चुका है और अभी इस तरह का काम होगा तो लोग उल्टी सीधी बातें करेंगे। पर मेरी सास का कहना था कि आपकी बेटी के साथ जो हादसा हुआ है वह बीत गया है, हमने तो अपने अरमान पूरे करने हैं ना, तो आप हमारे साथ तो ऐसा नहीं करेंगी। फिर उन्होंने कहा। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मेरी माँ ने मुझे आकर बताया कि तुम्हारे पति की फरमाइश है कि उसे तुम्हारे साथ फ़ोटो शूट करवानी है, यानी कि ब्राइडल फ़ोटो शूट करवानी है। मैं मूड में बिल्कुल भी नहीं थी, मुझे बिल्कुल भी ये सब पसंद नहीं था। मैं तो अपनी मर्ज़ी से शादी कर रही थी। तब भी मैंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। बुरा लगता है आप अपने पति के साथ अजीबोगरीब तरह के पोज बनाकर तस्वीर बनाएं। आपके सारे रिश्तेदार आपको देख रहे हों और अगर नहीं भी देख रहे होते तो बाद में वह तस्वीर सारा खानदान देखता है। लेकिन मेरी सास ने तो जैसे कह दिया कि हमने तो ये सब करना है तो करना है। बार बार एक ही बात कर रही थी, मेरे बेटे की पहली शादी है, मेरे बेटे की पहली शादी है। अगर मैं वहाँ पर बोल देती कि आपके बेटे की पहली शादी नहीं है तो उनकी क्या इज्जत रह जाती। लेकिन मुझे उन सब से क्या लेना देना था। आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन था। मैंने सोच लिया कि ठीक है, जो होता है हो जाए। थोड़ी देर के बाद हमें फ़ोटो शूट करवाने के लिए एक कमरे में ले गए जहाँ पर लाइट का इंतज़ाम किया गया था। मेरे ख़ानदान वाले तो बातें कर रहे थे कि उसकी दूसरी शादी है और उसको शौक चढ़े हुए हैं, किस तरह के फ़ोटो शूट करवाने के लिए चली गई है। कैमरामैन भी अजीबोगरीब तरह के पोज बनवा रहे थे। कभी कहता था कंधे पर हाथ रखो तो कभी कहता था अपने पति के आंखों में देखो। मेरे पति के चेहरे पर बहुत खुशी थी और मुस्कुराहट भी थी, जबकि मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। मुझे बार बार कैमरामैन कह रहा था कि थोड़ा सा हंस देते, थोड़ा सा मुस्कुरा दें।
यहाँ तक कि मेरे पति ने भी मुझे कह दिया, आप हंसने में इतनी कंजूसी क्यों कर रही हो। सास ने मुझे दो चार बातें की जो मुझे सुनाई नहीं दी, मेरे कान ही जैसे बंद हो गए थे। शायद वो यही कह रही थी कि मेरे बेटे का बहुत ख्याल रखना, उसको खुश रखना। मेरा बहुत लाडला बेटा है, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। बस वह बोल बाल कर वहाँ से चली गई और मेरी विदाई हो गई। उसके बाद थोड़ी देर मैं अकेली ही बैठी थी। मैंने कहा, यही मौका है, मुझे मौत को गले लगा लेना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैं जहर पीने लगी, मेरा पति कमरे में आ गया। जहर अभी नहीं पिया, मुझे ऐसा लगा उसने मुझे देख लिया है, लेकिन फिर मुझे इस बात का भी यकीन था शायद उसने नहीं देखा, क्योंकि मैं उसके आने से पहले ही जहर की बोतल छुपा चुकी थी। पर उसने कमरे में आते ही कुछ ऐसा किया, मैं हैरान रह गई। उसने ना मुझसे बात की, ना सलाम, ना दुआ, बल्कि मेरी बाजू को मजबूती से पकड़कर मेरी मुट्ठी में दबी हुई जहर की बोतल को पकड़कर जमीन पर तोड़ दिया। उसने कहा कि मरना चाहती हो, लगता है पहले पति के मौत का सदमा दिल में लिए बैठी हो, इसलिए मरना चाहती हो। तो फिर मुझसे शादी करने की क्या ज़रूरत थी। मैं उसे हैरान होकर देख रही थी। मुझे ऐसा लगा ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे मेरा सब कुछ बिगड़ गया है। उसने कहा कि खबरदार, जो मरने का ख्याल भी तुम्हारे दिल में आया, तुम यहाँ पर जिंदा रहोगी मेरे साथ। मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने कहा कि तुम्हारी माँ ने और तुमने बहुत झूठ बोले हैं मुझसे। ऐसा लगता था जैसे बस सच में वह कुछ ऐसा ही कर गुजरेगा। मेरी रूह कांप गई थी, मैं डर गई थी। उसने कहा कि आइंदा खुदकुशी का ख्याल भी अपने दिल से निकाल देना। मैं तुम्हें इसलिए नहीं लेकर आया कि तुम मौत को गले लगाकर इस दुनिया से चली जाओ। इतना कहकर वह बाथरूम में चला गया। मैंने एक झटके से अपने आंसुओं को आज़ाद किया और रोना शुरू कर दिया। ये मेरे साथ क्या हो गया था। इसका मतलब कि किस्मत मुझे निजात नहीं देना चाहती थी। वह चाहती थी कि मैं जिंदा रहूं और दुख सहती रहूं। जभी तो अभी तक मेरे शहजादे की याद से निकल नहीं पाई थी, और अब ऐसा आदमी मेरी ज़िंदगी में आ गया था जो न जाने मेरे साथ क्या करने वाला था। मैं बुरी तरह से रो रही थी। मैंने चेहरे पर हाथ रखते हुए जब किसी ने मेरे चेहरे से हाथों को हटाया, मैंने देखा तो मेरा पति ही था। मैं उसे 2 कदम दूर हट गई। उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने कितना बुरा किया तुम्हारे साथ, कितनी बातें सुनाई, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती हो। देखो, मुझे छोड़कर नहीं जाना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। इस तरह से बोल रहा था जैसे कोई छोटा सा बच्चा शैतानी करने के बाद से माफ़ी मांगता है। मुझे थप्पड़ ना मारना, मुझसे गलती हो गई है। मैंने उसे देखा तो मैं हैरान रह गई। ये वही आदमी था नहीं जो अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास बैठा था, जो मेरे माँ बाप को मारने की धमकी दे रहा था, और ऐसा लगता था वही कर गुजरेगा। अब तो ऐसे लग रहा था जैसे वह अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहा हो, जैसे वह कुछ भी करने के काबिल नहीं है। उसके चेहरे के असर, उसकी बॉडी लैंग्वेज, यहाँ तक कि उसकी आवाज़ भी बदली हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये मेरे साथ क्या मजाक कर रहा है, या अपनी बीवी का मजाक उड़ाने के लिए खुद कोई नाटक या ड्रामा कर रहा है। मैंने कहा, ये क्या हो गया है। अभी तो बड़े शेर की तरह गरज रहे थे मेरे सामने। उससे कहा कि मेरी क्या मजाल है, मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता। बस तुम मुझे छोड़कर मत जाना। तुमसे पहले भी मेरी एक बीवी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन वह मुझे छोड़कर चली गई थी। मुझे अभी भी याद आती है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता था, लेकिन वह मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की थी। मैं एक दफ़ा अपने घर से भाग गया और मम्मी ने कहा कि मैं उससे ज़्यादा प्यारी दुल्हन लेकर आऊँगी। तुम वाकई उससे प्यारी हो, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। वह अचानक से मेरे पैरों में बैठ गया और मुझसे माफ़ी मांगने लगा। मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। मैंने उससे कहा कि ठीक है, तो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। उसने कहा कि वादा करो, मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी। मैंने कहा कि वादा करती हूँ, नहीं जाऊंगी। लेकिन अचानक से उसके चेहरे के असर फिर से बदल गए और उसने कहा कि तुम्हारा वादा भी झूठा और तुम सब भी झूठ बोलती हो। और उसने बेड के साइड पर रखा एक गमला उठाकर मेरे सर पर दे मारा। सुबह मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी। मेरे आसपास मेरे माँ बाप भी थे और मेरे पति की माँ भी थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। कुछ पल तो मुझे खुद को संभालने में लग गए। उसके बाद मैंने सब कुछ बता दिया। मेरे माँ बाप मेरी सास की तरफ देख रहे थे और पूछ रहे थे कि ये सब क्या है, आपके बेटे ने हमारी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। मेरी सास ने सर झुका दिया था।
उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि आपकी बेटी ठीक है। मेरे पापा ने कहा अभी ठीक है, उस बात की क्या गारंटी है कि वे दोबारा उसके साथ कुछ ऐसा नहीं करेगा। आपका बेटा पागल है। जिस तरह की बात हमारी बेटी बता रही है उससे तो यही साबित होता है कि आपका बेटा दिमागी मरीज है। उसने कहा कि हाँ ऐसा ही है, यहाँ तक कि मुझे डॉक्टर ने ये भी कहा था उसको अस्पताल में दाखिला करवा दो, यानी कि पागल खाने ले जाओ। लेकिन मैंने अपने इकलौते बेटे को कैसे पागल खाने में दाखिला करवा सकती थी, इसलिए उसे अपने साथ साथ लिए फिरती रहती हूँ। मैंने सोचा शादी हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा। पहले भी उसे लड़की से शादी की थी, लेकिन उसके साथ भी यही सब कुछ हुआ था और वह उसे छोड़कर चली गई थी और उसके जाने के बाद भी ज़्यादा पागल हो गया था। अभी 1 साल से इसकी हालत पहले से बहुत अच्छी थी, इसलिए सोचा कि दोबारा उसकी शादी करवा देती हूँ। हमें कोई भी रिश्ता देने को तैयार नहीं था, लेकिन आपकी बेटी बदकिस्मत साबित हो चुकी थी, इसलिए हमने आपकी बेटी का रिश्ता मांग लिया। मुझे माफ़ कर दो, मैं खुद गर्ज हो गई थी। मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, लेकिन अभी भी डॉक्टर कहते हैं कि अगर उसे प्यार मोहब्बत भी की जाए तो वह ठीक हो जाएगा। मेरे माँ बाप चुप हो गए और उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम उस आदमी के साथ रहना चाहती हो? क्या तुम इस बात पर यकीन करना चाहती हो एक दिन ठीक हो जाएगा? मेरे दिल में तो पहले ही किसी और की मोहब्बत थी। मैं खुद ही बिखरी हुई थी, मैं किसी को क्या संभाल सकती थी। मैंने कहा नहीं, मैं उस आदमी के साथ नहीं रहना चाहती। मेरी ज़िंदगी में एक तूफ़ान के बाद दूसरा तूफ़ान आ गया और अब तो वाकई सबको यकीन हो गया कि मैं बदकिस्मत हूँ। मैंने अपनी मम्मी से एक काम की इजाज़त मांगी। मैंने उन्हें कहा बस आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, मुझे शहर जाने दीजिए, मैं अपनी ज़िंदगी के साथ खुद ही कुछ कर लूँगी। आप लोगों को परेशान नहीं करूँगी, क्योंकि आपसे पूछे तो कह दीजिए कि बाहर मुल्क में चली गई है, पढ़ाई कर रही है। मेरे माँ बाप ने मेरी बात मान ली, क्योंकि वह खुद बहुत परेशान थे। मैं वहाँ से हमेशा के लिए शहर चली गई, जहाँ पर मेरा पहला पति नौकरी करता था। मैं उसकी जगह पर नौकरी करने लगी। उसका नाम लेकर मुझे नौकरी भी मिल गई थी। कई महीनों से मैं नौकरी कर रही थी। मेरे ऑफिस में एक आदमी रोज़ मेरी तरफ देखता रहता था और मुझसे बात करने की कोशिश करता था। एक दिन मैंने उस पर तरस खाकर उससे बात करना चाही, तो वह मेरे सामने खुल गया और मुझसे सारी बातें करने लगा। उसने बताया कि मैं शादीशुदा हूँ। शादी से पहले मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था और मैंने उस लड़की से शादी कर ली। मैं दुनिया में सबसे खुशकिस्मत आदमी समझता था, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता था और उससे मेरी शादी हो गई थी। हमारी शादी 5 साल चली और शादी के 5 साल बाद मेरे 2 बच्चे भी हो गए थे और मेरी पत्नी बेवफा निकली। वह मुझे छोड़कर किसी और के साथ चली गई। अब मैं अपने दोनों बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में डालकर यहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ। मुझे लगता है आपकी भी कुछ ऐसी ही कहानी है। क्या हम दोनों एक साथ रह सकते हैं? मुझे उसकी कहानी पर बहुत तरस आया और हम दोनों ने मिलकर शादी कर ली। अब मैं उसके दोनों बच्चों को संभालती हूँ और हम दोनों में बहुत प्यार है। मैंने भी अपनी पिछली ज़िंदगी भुला दी और उसके प्यार में पड़ गई हूँ। वो वाकई बहुत अच्छा इंसान है और उसके दोनों बच्चे मेरे कलेजे के टुकड़े हैं। अब मेरा पति कहता है कि हम दोनों का एक बच्चा और होना चाहिए, पर मुझे बच्चा नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास बेटा और बेटी दोनों हैं। मैं उन दोनों बच्चों में ही बहुत खुश हूँ। आप लोग बताइए, आप लोगों की क्या राय है? क्या मुझे एक और बच्चा करना चाहिए या नहीं? दोस्तों, ये थी आज की कहानी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हम अपनी अगली कहानी में। सदा स्नेह और प्यार बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।